सोशल मीडिया के इस दौर में अब लोकप्रियता टैलेंट से नहीं नापी जाती है। लोकप्रियता नापी जाती है आपके फॉलोअर्स, आपके पोस्ट, आपके वीडियोस, आपके गाने, आपके किसी भी रील पर आए हुए कमेंट्स, लाइक और फॉलोअर्स के माध्यम से, जो करोड़ों में होती है। करोड़ों व्यूज, करोड़ों लाइक और ऐसे ही कुछ फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर आंका जाता है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सब असली है? थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, साल 2020-21। एक मामला सामने आता है मशहूर सिंगर बादशाह का, जिसमें उनके द्वारा एक गाना रिलीज किया गया था साल 2019 में। और उस गाने को लेकर यह दावा किया गया बादशाह के द्वारा कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर 75 मिलियन व्यूज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, बीटीएस के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। मीडिया में तमाम दावे हुए, कहा गया कि ये सब कुछ फर्जी है, फेक व्यूज हैं। अब यहां से जांच आगे बढ़ती है। जांच शुरू हुई, कहा गया कि सब कुछ फेक है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो जांच आई उस वक्त मुंबई पुलिस के एपीआई रहे सचिन वाजे के हाथ में। अब सचिन वाजे एक चर्चित नाम, एक विवादित नाम, जो आजकल खुद जेल में है। सचिन वाजे ने उसी तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाया जैसा कि वो करते रहे हैं। एंटेलिया केस में उनका नाम आप जानते हैं, अर्नब गोस्वामी के केस में उनका आप नाम जानते हैं, 100 करोड़ की उगाही वाला मामला आपने देखा, समझा, सुना होगा। उसी तरीके से उन्होंने इस केस को भी आगे बढ़ाया। और जब जांच आगे बढ़ी तो पूरा मकड़ जाल इसका सामने आया कि आखिर किस प्रकार से ये सब कुछ काम करता है। सचिन वाजे ने हमेशा की तरह गिरफ्तारियों का दौर शुरू किया, पूछताछ का दौर शुरू किया। और पूछताछ में कौन बुलाया गया? पूछताछ में बुलाए गए इस मामले से संबंधित सिंगर बादशाह। सोनी म्यूजिक कंपनी, जिनके बैनर तले वो गाना रिलीज हुआ था, उसकी कंपनी के कुछ बड़े कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया वाजे ने। पूछताछ हुई, बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन इसमें 4 गिरफ्तारियां भी हुई। अब इनमें जो 4 गिरफ्तारियां हुई, उनमें से एक प्रवेंद्र शर्मा आज हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है। सर, आपसे बातचीत करने का आज जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हम आज समझने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप एक साइबर एक्सपर्ट भी हैं, आप एक हैकर भी हैं, और सबसे बड़ी चीज बादशाह सिंगर का ये जो पूरा मामला था फेक न्यूज वाला, ये पूरा मकर जाल जो है, डिजिटली जो हम मकर जाल देखते हैं डिजिटल इंडिया में आजकल, तो आप इसमें आरोपी भी रहे, आप जेल भी गए। ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर। और आपके माध्यम से तमाम दर्शक आज ये जान पाएंगे कि उस केस में आपका नाम आया कैसे सामने और किस प्रकार की क्या चीजें रहीं। सबसे पहले मैं चाहूंगा वो आप दर्शकों को बताएं। एक्चुअली अगस्त में जुलाई में जी। मेरे को पता चला था कि उस वक्त मीडिया में न्यूज़ भी आ रही थी कि किसी सिंगर के फेक अकाउंट के ऊपर ये केस चालू हुआ। भूमि त्रिवेदी एक सिंगर हैं, उनका किसी ने फेक अकाउंट बनाया था जिसका नाम अभिषेक दौड़े था। अभिषेक दौड़े से ये केस चालू होता है। उसको अरेस्ट किया गया था, उसको पूछताछ की गई थी मुंबई के मलाड पुलिस स्टेशन में, बांगुर नगर में। वहाँ से एक केस आगे बढ़ा, उसकी पूछताछ चालू। उसकी पूछताछ के बाद सेकंड नंबर आरोपी कासिफ मंसूर को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसकी मीडिया में न्यूज़ चली, मिड डे, टाइम्स ऑफ इंडिया, जितने भी बड़ी मेन लीडिंग एजेंसी है, मीडिया एजेंसी, उसमें न्यूज़ चली इनकी। वो न्यूज़ मैं भी देख रहा था उन दिनों में। और मेरे को उस वक्त पता चला कि उस केस में सिंगर बादशाह को भी, मिस्टर बादशाह को भी 75 मिलियन व्यू एक ही रात में कराने के आरोप में, या उनकी पूछताछ करने के लिए पुलिस को शक हुआ कि वो व्यू अचानक कैसे आ गए। पुलिस ने उनको भी बुलाया, एज पर मीडिया रिपोर्ट भी और एज पर चार्जशीट भी यही चीज़ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को समन आया अगस्त सेकंड वीक में, 2020 अगस्त सेकंड वीक में मेरे को समन आया कि जो सेकंड नंबर आरोपी जो पकड़ा गया, उसके कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मेरे ट्रांजैक्शन नजर आए, पेटीएम ट्रांजैक्शन। ऐसा हमने चार्जशीट में भी देखा सर। हाँ, तो उसके अंदर तो उसमें मेरे को पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो मुझे मिस्टर सचिन वाजे ने पूछा कि आपने किस किस के लिए सोशल मीडिया का काम किया है। मैंने बोला हमारे क्लाइंट जो बोलते हैं हम उस तरह से उनका काम हम करते हैं। आगे जो पूछताछ हुई उसके बाद उन्होंने मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देख के मेरे पे केस बना और मेरे पे एफआईआर हुई उसके अंदर। ठीक है, लेकिन 75 मिलियन का दावा बादशाह के द्वारा किया गया अपने उस गाने को लेकर, जो कि सोनी म्यूजिक कंपनी के बैनर तले वो गाना रिलीज हुआ। क्या ये संभव है कि सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूट्यूब, गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से आपको 75 मिलियन व्यूज दे दे? क्या ये संभव है?
देखिए थ्योरेटिकल तौर पे अगर ये कहना चाहे, क्योंकि जिस तरह से आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या सोशल मीडिया कंपनी, पहला स्टेप तो ये आता है कि सोशल मीडिया कंपनी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्लाइंट के ऑर्डर पे काम करती है, अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता। क्लाइंट को बकायदा व्हाट्सअप किया जाता है, मेल किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी काम करती है। अब क्लाइंट आज इनोसेंट होके ये नहीं कह सकता कि हम ड्रग्स को नमक समझ से खा गए। बिल्कुल। क्लाइंट को सब कुछ पता होता है क्या चीज़ हो रही है, तो क्लाइंट ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे को पता नहीं है टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। तो क्लाइंट के कहने पे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी काम करती है। और रहा अब मिस्टर बादशाह का सवाल, तो मिस्टर बादशाह से एज पर चार्जशीट और एज पर केस भी मेरा कोई लेना देना उनसे नहीं है। दूसरा सवाल है कि 75 मिलियन संभव 24 घंटे में संभव है कि नहीं गूगल एडवर्ड के थ्रू, जैसा कि उन्होंने बोला है, ठीक है। अब गूगल एडवर्ड के थ्रू म्यूजिक वीडियो के ऊपर सीपीवी वैल्यू, जो भी डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया कंपनीज बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं उनको पता रहता है आपका मतलब CPV खर्चा कितना है? खर्चा जो आता है। तो सीपीवी वैल्यू अगर आप 1.75 पैसे भी अगर आप रखते हैं तो उसका बजट तकरीबन 2 से 3 करोड़ रुपए मिनिमम जाता है, क्योंकि गूगल के अंदर ऐड लगते हैं, यूट्यूब के ऊपर ऐड लगते हैं, बैनर लगते हैं, ऐड लगते हैं, स्पॉट ऐड लगते हैं उसके अंदर। अगर आप वो खर्चा भी अगर आप करके देखो तो 2 से 3 करोड़ मिनिमम खर्चा उसके अंदर आता है। और दूसरी बात, गूगल एडवर्ड अगर मान लो आपके किसी भी व्यू को या किसी ऐड को प्रमोट करता है अगर, तो उसका ये टारगेट नहीं होता कि एग्जैक्ट 24 आवर्स में आपको इतने व्यू या इतने इंप्रेशन वो दे देगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 75 मिलियन व्यू आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। जरूरी नहीं है कोई 24 घंटे में ही आ गए, उसके लिए 2 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं, लंबा टाइम लगता है उसके लिए, और उसका खर्चा भी ज़्यादा जाता है, क्योंकि गूगल का एडवर्ड या यूट्यूब एडवर्ड आपको स्पेसिफिक एक ही ऐड के लिए या एक ही सॉन्ग के लिए इतना प्रमोशन वैल्यू इतना नहीं देगा। और अगर पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आप उसको कराते हैं तो उसका खर्चा बहुत ही ज़्यादा जाएगा उसका। और क्योंकि अब रही मिस्टर बादशाह की बात, तो मिस्टर बादशाह का डेफिनेटली वो गाना है तो उसमें ऑर्गेनिक व्यू भी उनके आए भी होंगे, गाना रिलीज हुआ है तो। लेकिन अगर 50 मिलियन व्यू भी अगर आप करते हैं तो उसका खर्चा मिनिमम 2 से 3 CR जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या ये माना जाए प्रवीण जी की इस पूरे मामले ने, बादशाह का ये जो पूरा मामला था, उनके गाने में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा उनके द्वारा किया गया, बाद में इसको तमाम चीज़ें इसको लेकर सामने आई, कोई डिजिटल अंडरग्राउंड कोई बहुत बड़ा मार्केट है जिसमें काम करता है और इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, संभव होती, शायद इसीलिए आज 75 मिलियन का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, क्योंकि जो विवाद हुआ वो अपनी जगह है, लेकिन लोकप्रियता ज़रूर इसके माध्यम से बादशाह को मिली, उनके इस गाने को मिली, जो आज भी बरकरार है। देखिए उस मामले में डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मेरा बादशाह से कोई इस केस में कोई लेना देना नहीं। बतौर एक साइबर एक्सपर्ट मैं आपसे एज ए साइबर एक्सपर्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं ये चीज़ें मार्केट में चलती है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू वगैरह कई कंपनीज हैं जो व्यू बढ़ाती है। अब वो सही है या गलत है, इस पे क्या कानून है, क्योंकि ये केस अभी कानूनी प्रक्रिया में है, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा मैं बोल भी नहीं चाहूँगा मैं उसके ऊपर। थर्ड पार्टी कंपनियों को पेमेंट किए गए थे अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से, जहाँ तक एज पर चार्जशीट, तो वो कैसे संभव हुआ कि आपने पेमेंट कहीं किया, गया कहीं, वो दूसरे नंबर का आरोपी, उसमें आपका नाम कैसे शामिल हो? क्योंकि आप कह रहे कि मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा ही नहीं था बादशाह के केस से, तो उसकी जो दूसरे नंबर का आरोपी था उसमें आपके ट्रांजैक्शंस, आपकी पेमेंट कितनी संख्या में बताए गए, ये बताए, क्योंकि चार्जशीट जो कहानी बता रही है वो हैरान कर देने वाला है। देखो, फेक फॉलोअर स्कैम का पेटीएम QR कोड या किसी भी UPI पेमेंट QR कोड से बिल्कुल ये अलग चैप्टर है, ठीक है। पेटीएम में या QR कोड पे डिस्प्ले नेम चेंज करना, जैसा कि चार्जशीट में भी है कि मोबाइल नंबर कुछ और है, डिस्प्ले नेम कुछ और है, ठीक है। KYC किसी और नाम से है, डिस्प्ले नेम किसी और नाम से है, तो उस वक्त बिजनेस मर्चेंट नेम चेंज करने की सुविधा पेटीएम में होती है। अब आप किसी को पेमेंट करते हैं, मैं इस केस से बात नहीं कर रहा, इस केस से अलग हटके अगर मैं बात करता हूं मैं, तो किसी भी अगर आप कहीं कुछ खाने पीने जा रहे हैं या अगर आप कहीं पर भी शॉपिंग करते हैं तो QR कोड लगा रहता है, आपको ये पता नहीं होता कि वो पेमेंट जा किसके अकाउंट में रहा है, आपको ये पता नहीं होता। आप क्या करते हैं, केवल डिस्प्ले नेम देखते हैं और करते हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2023 के पहले के, 2023 के पहले की, कि आपको उस वक्त पता नहीं होता था कि पेमेंट जा किसके अकाउंट में रहा। जो डिस्प्ले नेम आपने देखा, आपने मान लिया उसके अकाउंट में चला गया, जबकि वो पेमेंट जा रहा किसी थर्ड पर्सन को है। तो इस तरह से ये मामला चलता है इसके अंदर कि लोग QR कोड, अपने नाम का QR कोड जो इशू किया हुआ है, उस QR कोड को किसी और को दे देते थे
और देने के बाद डिस्प्ले नेम चेंज हो जाता था। डिस्प्ले नेम चेंज होने के बाद वो पेमेंट जो होता था वो जाता, तो जिसके नाम से केवाईसी उसके नाम उसके अकाउंट में ही पैसा जा रहा है। बट इसमें गेम क्या होता है कि जिसके अकाउंट में पैसा जा रहा है उसके अकाउंट में सपोज अगर 20,000 रुपीज इकट्ठा हो गया, तो 20,000 में से वो 16-17 हज़ार रुपये वो किसी सामने जिसके शॉप पे या क्यूआर कोड वहां लगा रखा है उसको दे दिया, और बाकी के 2-3 हज़ार रुपये वो अपना कमीशन उसके अंदर रख दिया। तो इस तरह के प्रैक्टिस उस वक्त चल रही थी, जो कि आज जहां तक मेरी नॉलेज में आज की तारीख में वो चीज बंद है। डिस्प्ले नेम चेंज नहीं कर सकते आप। ये एक सिस्टम का फेल्योर था या है, या जानबूझकर किया गया कोई फ्रॉड, ये मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा, क्योंकि पेमेंट किसी कंपनी का, पैसा जा रहा है कहीं, ये वाकई चिंता का विषय है हम सभी के लिए। देखो इस ये पे सिस्टम का फेल्योर है या नहीं? हाँ, डिजिटल पेमेंट के अंदर ये जहाँ तक मेरा एज ए साइबर नॉलेज के हिसाब से अगर मैं कहूँगा कि आपने देखा होगा कि अगर आप व्हाट्सअप लैपटॉप पे अगर आप लॉगिन करते हैं और अगर लॉगिन करने में आप कुछ सेकंड की देरी हो जाती है, तो आपने देखा होगा व्हाट्सअप का क्यूआर कोड चेंज हो जाता है। डिस्प्ले नेम जो व्हाट्सअप का जो डिस्प्ले क्यूआर कोड आ रहा है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये पैटर्न जब उसमें चेंज हो सकता है, तो किसी भी डिजिटल पेमेंट लेने वाली कंपनी अपना पैटर्न चेंज क्यों नहीं कर रही? ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि पेमेंट लेते वक्त या पेमेंट आप किसी को जब दे रहे हो, तो जिसका क्यूआर कोड आपके सामने आया वो भी डायनेमिक चेंज हो जाना चाहिए पर ट्रांजैक्शन के बाद। ये मेरी अपनी सलाह है। उससे होगा क्या कि अगर मान लो किसी ने क्यूआर कोड अगर सपोज 1 जनवरी को लगाया है, तो पता चला 10 से 15 जनवरी, 20 जनवरी या 1 महीने तक उसी सेम क्यूआर कोड पे पेमेंट जा रहा है। तो क्यूआर कोड का डिस्प्ले पैटर्न चेंज होना चाहिए। उससे क्या होगा कि क्यूआर कोड का गलत इस्तेमाल बंद हो जाएगा। अगर कोई क्यूआर कोड अपना किसी और के शॉप पे लगाना चाहेगा, तो लगाने के पहले वो 10 बार सोचेगा कि इस पे तो बार बार क्यूआर कोड चेंज होएगा, तो लगाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्यूआर कोड वही लगा पाएगा जिसका क्यूआर कोड इशू किया गया है, वही का लगा। ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया, लेकिन मैं थोड़ा सा और पुनः जो है भाषा वाले उस मामले की तरफ जाऊंगा। और ये जो फेक फॉलोअर्स, फेक व्यूज वाला ये जो इकोसिस्टम होता है मुंबई में, या जो इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, सेलिब्रिटीज करते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है? फेक व्यूज वाला, फेक लाइक और तमाम चीजें जो हम देखते हैं। देखो, पहली बात तो आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया है फेक, ये फेक शब्द जो है, ये पहली बात तो किसी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में कहीं मौजूद नहीं है। फेक शब्द मौजूद नहीं। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि अगर मान लो किसी इंस्टाग्राम यूजर ने आपको अगर ब्लॉक कर दिया, तो आप अपने उस डिवाइस से, अपने मोबाइल से, या उस आईपी एड्रेस जिस मोबाइल सिम से आपका कनेक्शन है, उस कनेक्शन के द्वारा बनाया हुआ किसी भी अकाउंट से आप उसका अकाउंट में आप नहीं देख सकते। जिसने आपको ब्लॉक किया उसका अकाउंट आप नहीं देख सकते। आप उसी सेम डिवाइस पे अगर आपने दूसरा मेल आईडी बना के अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया और उसको देखना चाहते हैं, तो आप नहीं देख पाएंगे। तो जब वहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है, तो क्या मेटा को पता नहीं है, क्या गूगल को पता नहीं है, यूट्यूब को पता नहीं है कि इसके अकाउंट पे प्रॉक्सी या वीपीएन के थ्रू इतने सारे मल्टीपल व्यू आ रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो अगर मान लो थर्ड पार्टी वेबसाइट से अगर व्यू करवा भी देते हैं वो अपनी वेबसाइट पे, तो यूट्यूब एडवर्ड के थ्रू जो प्रमोट किया वो तो सही है, चलो मान लेते हैं, लेकिन एडसेंस से जो उनको पैसा मिलने वाला है, अगर आपने 1 लाख व्यूज व्यू के ऊपर आ गए आपके किसी वीडियो पे, जिसमें से आपने 20,000 व्यू आपके जेन्युइन है, 80,000 व्यू पे आपको यूट्यूब पैसा नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि आपके व्यू थर्ड पार्टी वेबसाइट से आए हुए हैं, मान लेते हैं, यानी कि यूट्यूब को पता है, बिल्कुल पता कि आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से व्यू लेके आ रहे हैं, तो उस वीपीएन रिक्वेस्ट को फिल्टर क्यों नहीं कर रहा है? सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सेलिब्रिटी या कौन बड़ा आदमी, क्या स्पोर्ट्स पर्सन अपने व्यू या लाइक्स बढ़ा रहा है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन बड़ी कंपनीज के प्लेटफॉर्म के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि वो इन व्यूज को, लाइक्स को, फॉलोवर को अलाउ कैसे कर अपने प्लेटफॉर्म पे। देखिए, ये मेटा की आपने बात की, मेटा, फेक आईडीज या इस प्रकार की जो भी सिस्टम की जिम्मेदारियां हैं उसकी भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर मैं बतौर इस पूरे केस से संबंधित मामले को उठाते हुए समझूं, तो क्या ये होता है, क्योंकि आप मुंबई रहते हैं, आपकी कर्मभूमि मुंबई है, आप लगातार लोगों से मिलते हैं, सेलिब्रिटीज से, तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, आप खुद इसमें शामिल रहे हैं, क्या ऐसा चार्जशीट ने बोला है। हाँ, ऐसा चार्जशीट ने बोला है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? इस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनको सब पता होता है। कोई सेलिब्रिटी
ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं है। सेलिब्रिटी है, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है, जिनको आस पड़ोस में भी कोई नहीं जानता, उनके मिलियंस में व्यू, लाइक्स, फॉलोवर भरे पड़े हैं उनके। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि वो करते क्यों हैं। सवाल इसलिए आता है कि उनके लाइक्स, फॉलोवर, व्यू बढ़ाने के मॉनिटरिंग बेनिफिट सेलिब्रिटीज को मिल रहा है, इन्फ्लुएंसर को मिल रहा है। कारण क्या है कि वो किसी भी बड़ी कंपनी से अगर वो एंडोर्समेंट ले रहे हैं, किसी बड़ी कंपनी से ऐड ले रहे हैं अगर वो, तो ऐड दिखा के ले रहे हो कि मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ज्यादा है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग बेनिफिट कमा कौन रहा है? सोशल मीडिया कंपनी तो कमा नहीं रही है, या जिसने सोशल मीडिया का उनका काम किया वो तो पैसा कमा नहीं रहे। पैसा कमा कौन रहा है? बड़ी सेलिब्रिटी कमा रही है, इन्फ्लुएंसर कमा रहे हैं पैसा। यानी कि अगर ये काम गलत है तो इस गलत काम को करने में सबसे ज्यादा बेनिफिट तो सेलिब्रिटीज को है, जो इस काम को कर रहे हैं, जो अपने अकाउंट पे बढ़वा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिट तो उनको है ना, फाइनेंशियल। इस पूरे मामले में सचिन वाजे की क्या भूमिका थी? उस भूमिका को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहे हैं इस ट्रायल्स के दौरान? मैं उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। देखो, मैं उनके ऊपर कोई इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, वो इस केस के जांच अधिकारी थे, उनके अधिकार क्षेत्र में चीजें थी। उन्होंने बुलाए, समन दे के बुलाया, मैं गया, मैंने अपनी बात वहाँ पे सामने रखी। उनको कुछ गलत लगा तो उन्होंने मेरे पे एफआईआर की और मेरी अरेस्टिंग हुई। मैं उसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मामला कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में विचाराधीन है, तो उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आपका नाम जोड़ा कैसे गया इस केस में प्रवीण जी, और तकनीकी तौर पे ये कैसे मुमकिन हुआ? मेरे कुछ एक हज़ार के ट्रांजेक्शन थे एज पर चार्जशीट। बताते हैं कि मैंने किसी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के फॉलोवर्स, लाइक, व्यूज़ बढ़ाए। चूँकि अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तो मेरे को ऑनरेबल कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि अब जैसे बादशाह का ही है, तो बादशाह का काम भी जिस बड़ी कंपनी ने किया, वो कंपनी इस केस में विटनेस बनी हुई है। अब उस पर सही है या गलत है, ये ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। बट इसमें सच तो यही है कि छोटी छोटी कंपनी इसके अंदर इस केस में शामिल हो गई, और कई बड़ी कंपनियों को इसमें छोड़ दिया गया। कई बड़ी कंपनियों के ऑनर इस केस में विटनेस बनी हुई है। अच्छा, उनको जैसे चैटर बॉक्स है, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, वो इस केस में, क्योंकि डिजिटल मीडिया के अधिकारी इस केस में विटनेस बने हुए हैं। सोनी म्यूजिक के अधिकारी इस केस में विटनेस बने हुए हैं। मिस्टर बादशाह खुद इस केस में विटनेस बने हुए हैं, और कोयना मित्रा वो इस केस में विटनेस बने। अब आरोपी कौन, तो ये सवाल तो आप मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इसलिए मैंने आपसे सचिन वाजे की भूमिका पूछी थी। बाकी बादशाह से हमारा कोई इस केस में लेना नहीं था हमारा। अब हम आते सर मेटा, फेक आईडीज और ये जो सिस्टम की जिम्मेदारियां हैं, उसकी बात बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि आम पब्लिक को नहीं पता। उसने स्कैन किया, पेमेंट हो गया, दैट्स इट। उसको इतना पता है कि मैं फला दुकान पे गया, मैंने चीज़ खरीदी, पेमेंट किया। क्या ये हमारे जैसे किसी भी एक आम पब्लिक को ये हम पता कर सकते हैं कि पेमेंट हमने जो किया वो सही जगह गया है कि नहीं गया है? क्या ये पता कर सकते हैं? कोई ऐसा कोई तरीका है? आपके और तो पास एक सिंपल ही तरीका है। हाँ। अगर आप ये आज यूपीआई आईडी बनने के बाद अब क्लियर हो जाता है कि पेमेंट किसको गया, क्योंकि काफ़ी कुछ चेक होता है, उसके बाद पेमेंट होता है। बट आज से 2 साल 3 साल पहले कई पेमेंट लेने वाली जितनी भी कंपनीज हैं, उसने क्यूआर कोड डिस्प्ले नेम चेंज करने की सुविधा उसमें थी। उसमें केवल डिस्प्ले नेम चेंज हो जाता था। डिस्प्ले नेम चेंज होने से पैसा तो जिसके नाम से केवाईसी उसी में ही जा रहा है, बट डिस्प्ले नेम चेंज होने से जो पेमेंट कर रहा है उसको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक्चुअली वो पेमेंट दे किसको रहा है। हमने कई बार देखा होगा, छोटा मोटा हम ग्रोसरी भी लेने जाते हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम बताते हैं कि भाई इतना पेमेंट हो गया, उस पर किसी भी XYZ नाम आया, हम कंफर्म करते हैं, बोलता है हाँ साहब ये नाम सही है, ओके हो गया। अब आपको ये भी पता नहीं होता कि वो नाम उस शॉप ओनर का है या उसके रिश्तेदार का है या किसी दोस्त के क्यूआर कोड का लगा हुआ। बीच में कुछ ऐसे ऐप्स भी आए थे, अगर आपको पता हो, आपको याद हो, बिल्कुल पेटीएम जैसा दिखने वाला वो ऐप रहता है। नहीं, वो फिशिंग ऐप होते हैं। वो उससे कोई लेना देना नहीं, वो फिशिंग ऐप है। वो तो ट्रैप करने वाले ऐप है। उस ऐप का यूपीआई पेमेंट की कंपनीज के ऐप से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो केवल एक फिशिंग ऐप है और कुछ नहीं है वो। बट यहाँ पे सवाल यहाँ पे आता है कि ये मेरा अपना पर्सनल है कि मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि डिस्प्ले नेम जिसके नाम से केवाईसी है उसके नाम से डिस्प्ले नेम होना चाहिए, प्लस पेमेंट रिसीव करने का जो क्यूआर कोड है वो डायनेमिकली चेंज होना चाहिए। हर बार, हर पेमेंट के बाद या कुछ घंटे के बाद वो चेंज हो जाना चाहिए। उससे कोई अपना क्यूआर कोड किसी को रेंट पे नहीं दे पाएगा। मेटा जैसे प्लेटफॉर्म जो कहते हैं, दावा करते हैं कि लाइक मेरा जो ट्विटर अकाउंट है या जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, मैं कुछ पैसे देकर उसको वेरीफाई करवाता हूँ, एक तरीका उनका है, उसके हिसाब से जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, मैं वो समझना चाहूँगा आपसे। मैंने अपना अकाउंट वेरीफाई करा लिया,
लेकिन मैं उसी मेल आईडी पर 10 अकाउंट और बना लेता हूँ। एक परमेंद्र के नाम से बना लेता हूँ, एक मनीष के नाम से बना लेता हूँ, एक अजीत के नाम से बना लेता हूँ, एक अभिषेक के नाम से बना लेता हूँ। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और ये कितना बड़ा फेल्योर है या जानबूझकर ये किया जाता है? ये ज़रा मुझे बताइए, वेरिफिकेशन के बावजूद मैं 10 अकाउंट और कैसे चला रहा हूँ और क्यों? ये सवाल मैं ऑनरेबल मिनिस्ट्री से और भारत सरकार से मैं अपना एक सुझाव देना चाहूँगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, मैं कोई डिसीजन मेकर नहीं हूँ मैं यहाँ पे, बट ये चीज़ पॉसिबल है कि टेक्निकली ये चीज़ पॉसिबल है कि आप जिस आईपी एड्रेस पे एक अकाउंट बन चुका है, एक या दो अकाउंट बन चुके हैं उसके नाम से, वो आईपी एड्रेस वहाँ पे ब्लॉक हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का अगर आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, यानी कि आपको ब्लू टिक दे रहे हैं, ब्लू टिक के अंदर वो आपसे आपका आईडी प्रूफ लेते हैं वो, ठीक है। पहली बात, उनको आईडी प्रूफ लेने का अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है या नहीं दिया, ये मुझे जानकारी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर वो 699 रुपीज़ या 629 रुपीज़ प्लस जीएसटी वो अगर आपका महीने का वेरिफिकेशन के लिए ले रहे हैं आपका, तो वो एक बार मेरा अगर मान लो आईडी वेरीफाई हो गया है मेरे आईडी प्रूफ पे, तो मैं दूसरा अकाउंट क्यों बना पा रहा हूँ? बिल्कुल। उसी वजह से ही तो हो रहा है। आपने देखा होगा कि जितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन नहीं है, उससे 1.5 गुना ज़्यादा तो फेसबुक आईडी बने हुए हैं। तो सवाल यहाँ पे यह होता है कि कोई भी अगर अपने आईडी से कोई अगर गलत कलम कमेंट करना चाहेगा, गलत लाइक करना चाहेगा, तो वो कर सकता है। कोई अपने आईडी से तो करेगा नहीं। कोई इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है किसी पॉलिटिकल लीडर को, काम करता है। हाँ, पूरा रैकेट काम, पूरा अपने मतलब अपने पर्सनल आईडी से कोई भी कम्युनिटी पे या किसी जात पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे कोई किसी किस्म का कमेंट अपने पर्सनल आईडी से कोई भी सेंसिबल आदमी नहीं करता कमेंट। वो कमेंट करने के लिए वो फेक आईडी बनाता। फेक आईडी बनते इन्हीं प्लेटफॉर्म पे। तो सवाल यहाँ पे आता है कि जब एक आईपी एड्रेस पे एक आईडी बन चुका है, तो वो आईडी बनने के बाद उस पे दूसरे आईडी और क्यों बन पा रहे हैं उसी मेल के ऊपर, उसी आईपी एड्रेस पे? ये सिर्फ सोशल मीडिया यूजर्स की गलती है या इसमें जवाबदेही, जिम्मेदारी कंपनी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कंपनी की होनी चाहिए। आपने देखा होगा बैंकिंग ऐप आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में, अगर बैंकिंग ऐप के अंदर अगर आपका मोबाइल खो जाता है, आप सिम नया डालते हैं या सिम चेंज करते हैं या डिवाइस चेंज करते हैं, तो बैंकिंग ऐप आपका ऐप इंस्टॉल करने के बाद 2-3 ओटीपी भेजता है, वेरीफाई करता है, देन उसके बाद आपका ऐप चालू होता है। जब एक बैंकिंग ऐप को इतना पता है कि डिवाइस चेंज हुआ है, आईपी एड्रेस चेंज हो गया है, तो वो जो ब्लॉक कर सकता है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ब्लॉक क्यों नहीं करती? जिसके पास हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की छोड़िए, अगर हिंदुस्तान की बातें करें तो हिंदुस्तान के करोड़ों अकाउंट उनके प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का कौन लेगा जिम्मेदारी? आज किसी भी अकाउंट से आप कुछ भी कमेंट कर दीजिए आज की तारीख में, सब कुछ पॉसिबल हो रहा है आज की तारीख में। किसी की छवि बेहतर करनी हो, किसी को खराब करनी हो, इन सबका ठेका दिया जाता है सोशल मीडिया पर। मैंने देखा है ये तमाम चीजें होती हाँ, हैं ऐसी। बिल्कुल ऐसा फर्जी होता है। कमेंट्स कराना हो, फर्जी लाइक लेना हो, दिखाना हो कि नहीं भाई ये व्यक्ति की प्रोफाइल ऐसी है, खराब करनी है, बिगाड़नी है, ये तमाम चीजें होती हैं। ये शायद इसलिए संभव है बिल्कुल कि ये fake सोशल IDs मीडिया का इकोसिस्टम ये काम करता है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है, ऐसा नहीं हिंदुस्तान में होता है। हाँ, बट कुछ कंट्री ने अभी बैन कर दिया है, जैसे अभी इंडिया में टिकटॉक बैन किया था। टिकटॉक बैन करने की वजह थी कि आपके पास आपका डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास जा रहा है या चाइना के पास जा रहा है, या आपकी सुरक्षा में सेंध लगाई जा रही है, प्लस कल्चर बिगड़ रहा है। यंग जनरेशन उसके अंदर वीडियो बना बना के आपके पूरे कल्चर खराब, आपका संस्कृति को खराब कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इसने इंस्टाग्राम ने अपने रील चालू कर दिए। इंस्टाग्राम पे जहां पहले 30 सेकंड की रील थी, आज वो 90 सेकंड की हो गई। आप अनलिमिटेड उसमें डाल सकते हैं। तो आपने किसी जमाने में सुना होगा कि एमएमएस शब्द जब आप सुनते थे तो आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, एमएमएस मतलब हो गया कि कोई गलत वीडियो आया होगा किसी का। आज वो गलत वीडियो वो तो नॉर्मल हो गया आज की तारीख में सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी बना के कैसे भी डाल देता है वीडियो, क्योंकि आपने उनको रील की सुविधा दे रखी है। आज की तारीख में जो भी जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, आज की जनरेशन जो आगे बढ़ रही है, वो रात को 12-1 बजे के पहले सो नहीं पाती है। कारण क्या है कि वो लगा पड़ा, स्क्रीन पे लगा पड़ा है वो। आज कई कंट्री के अंदर सोशल मीडिया बैन कर दिया है कि रात को 11 बजे के बाद आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, या 16 साल की उम्र के बच्चे के नीचे आप सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल नहीं कर पाते। यहाँ पे चीज ये हो रही है कि एक ही व्यक्ति कई अपने एक ही सिंगल आईपी एड्रेस से मल्टीपल अकाउंट बना पा रहा है। ये जो पूरा मामला जिस पर हम बात कर रहे हैं आज आपसे, डिजिटल पेमेंट फ्रॉड हो या फेक व्यूज, फेक प्रोफाइल, ये हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा। और हम इससे अगर तुलना करें हमारे पड़ोसी देश चीन की या तमाम देशों की, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन इस टर्म्स में मैं समझना चाहूंगा अब आपसे। मैं आपसे इसमें बोलना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के साथ साथ आपको एक, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप देखिए चाइना के गूगल अर्थ पे आप चाइना की रोड मैप आप नहीं देख सकते।
जहाँ तक मेरी समझ है, आप भी चेक करके देखिए, आप चाइना का रोड मैप नहीं देख सकते कि कहाँ पे ये रोड जा रही है, कौन सी एरिया में जा रही है, कहाँ पे टर्न होगा, कहाँ पे लेफ्ट है, कहाँ पे राइट है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है। आज ये गूगल अर्थ इंडिया के अंदर सब कुछ आप देख पा रहे हो। यानी कि किसी को भी रेकी करने के लिए जहाँ पे पहले फिजिकल आदमी जाता था कुछ साल पहले, उसकी आवश्यकता ही नहीं। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं, वो तो उसके ऊपर ही देख पा रहा है। गूगल अर्थ से ही, उस मैप से वो हर एरिया में जा पा रहा है। तो मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि इंडिया में भारत सरकार के इतना निर्णय लेना चाहिए कि जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं हिंदुस्तान के, चाहे गवर्नमेंट ऑफिस हो, चाहे सेना के मुख्यालय हो, चाहे कोई भी सेंसिटिव इलाके हैं, वहां पे गूगल मैप की एंट्री बैन होनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत है। अगर इस सिस्टम में सुधार नहीं हुआ आने वाले दिनों में, तो ये समस्या कितनी व्यापक हो जाएगी, फेक प्रोफाइल्स की, फेक व्यूज की, फेक न्यूज की, तमाम चीजों की। सबसे पहले तो आज की तारीख में एआई के ज़माने में आप किसी का भी फेस बना सकते हो, फेक फोटोग्राफ बना सकते हैं। जिसका फेक प्रोफाइल बना हुआ है, फेक प्रोफाइल के लिए आप किसी जिंदा इंसान की फ़ोटो की ज़रूरत ही नहीं है। आप कंप्यूटर से जनरेट करके, एआई से जनरेट करके आप प्रोफाइल बना देंगे। प्रोफाइल बना के आप नया अकाउंट बना देंगे। अकाउंट बना के आपको जो एक्टिविटी करनी है, अच्छी या बुरी, आप उससे करिए। अब सवाल यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि अकाउंट बना कैसे, सवाल ये आ रहा है कि अकाउंट बन क्यों रहा है। जब एक अकाउंट बन चुका है किसी के नाम पे, हम आधार कार्ड दो तो नहीं बना सकते एक आईडी पे? आप बताइए, आप आधार कार्ड बना सकते हैं? हम क्या पैन कार्ड बना सकते हैं दो? जब हम वो चीज नहीं बना सकते तो हम सोशल मीडिया के ऊपर दो आईडी कैसे बना पा रहे हैं? आज सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी मेटा कंपनी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या यूट्यूब है, ये अलाउ कैसे कर रही है? क्या इनके ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है? इनकी क्या, जो यूट्यूब ने दिखा दिया या फेसबुक ने दिखा दिया, इतने व्यू आए, वो उनका फ्रंट एंड है। हमें क्या पता कि फ्रंट एंड पे जो व्यू दिखाए जा रहे हैं वो लेजिटिमेट है कि नहीं? हमें क्या पता कि वो सही है या गलत है? हमें कैसे पता? बैक एंड में कौन सा उनका एल्गोरिदम काम चल रहा है, कैसे कर रहा है, हमें क्या पता? उसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। उसने जो बता दिया वो मान लिया आपने। आपके हिसाब से बतौर एक साइबर एक्सपर्ट, सरकार, पुलिस या जो टेक कंपनीज हैं, इनको क्या सुधार करने की आवश्यकता है मौजूदा परिदृश्य में, जिसमें ये तमाम चीजें हो रही हैं, जो पूरा मकर जाल है, पूरा इकोसिस्टम है, इसमें कैसे बेहतरी हो पाए? सबसे क्या पहले तो सजेशन है? हाँ। एआई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कहते हैं टेक्नोलॉजी, अगर मान लो जैसे टाइपराइटर से कंप्यूटर आया तो चीजें सुधरी, लेकिन ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि जहाँ पे चेंज हुआ है तो चीजें सुधर जाएगी। यहाँ पे आपका मानसिक संतुलन तक बिगड़ सकता है। लोगों के इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। आज हम कई वीडियो देखते हैं, प्लेन क्रैश के वीडियो देखते हैं, या किसी जानवर के भागने के, मजाक करने के वीडियो देखते हैं, किसी के कूदने के वीडियो देखते हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। सड़कों पे जानवर घूमते हुए देखते हैं। अभी एक हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा, जो रोड पे एक जो है बबर शेर रोड पे घूम रहा है और उसके ऊपर पब्लिक कमेंट कर रही है। उसको सच मान रहे हैं? वो सच मान रहे हैं, क्योंकि हर आदमी टेक्नोलॉजी से अभी जुड़ा हुआ नहीं है, उसको पता ही नहीं है एआई से बना कैसे है। लेकिन एआई से बने हुए वीडियो फॉरेंसिक में पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका पता नहीं चलता, लेकिन बात, हर आदमी फॉरेंसिक थोड़ी जानता है। आम इंसान साइबर एक्सपर्ट नहीं होता, फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं होता। वो तो उसको सच मान रहा है, उसके साथ जुड़ रहा है, वो फेक अकाउंट से चैट कर रहा है, फेक अकाउंट से आईडी बना रहा है। वो क्या ये माना जाए कि मोबाइल के पीछे, मतलब स्क्रीन के पीछे छिपकर लोग बहुत बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं हमारे देश की सुरक्षा में भी, साथ साथ में ये हमारे लोकतंत्र के भरोसे की नींव को भी खोद रहे हैं, और इसकी बात बहुत जरूरी है, और ये बहुत गंभीर विषय, इसके बारे में बात आमतौर पर नहीं होती। देखो, जहां तक अगर मैं इसको सोशल मीडिया से जोड़ता हूं तो सोशल मीडिया पे कंट्रोल होना जरूरी है। कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप भारत के कानून में हमें आज़ादी मिलती है किसी के लिए कुछ भी बोलने की, लेकिन अगर आपको सही में किसी के ऊपर टिप्पणी करनी है तो आप अपने आईडी से करिए टिप्पणी। अगर आप जेन्युइन टिप्पणी कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम क्या है अपने आईडी से करने से? उसके लिए फेक आईडी बनाने की जरूरत कहाँ है? और आपने फेक आईडी बना दिया तो फेक आईडी बनाने की सुविधा किसने दे दी? तो सबसे पहले तो इन सोशल मीडिया कंपनियों को कंट्रोल में लेना जरूरी है, जो थर्ड पार्टी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने दे रही हो। सवाल यहाँ पे नहीं है कि फेक अकाउंट बने, बॉट्स अकाउंट्स बने, कैसे बने। सवाल यह है कि बॉट्स अकाउंट बने हुए, फेक अकाउंट बने हुआ पूरा ग्रुप उस अकाउंट के ऊपर जा कैसे रहा है? क्या सोशल मीडिया कंपनीज को पता नहीं है? क्या मेटा को पता नहीं है कि लाइक फॉलोवर फेक आ रहे हैं? अगर आप फेक शब्द इस्तेमाल ले रहे हैं तो थर्ड पार्टी वेबसाइट से आ क्यों रहे हैं उसके? वो क्या आईपी ब्लॉक नहीं कर सकती? अच्छा, ये गूगल एडवर्ड्स किस प्रकार से काम करता है सर? वो भी जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि क्या ऐसा कोई नंबर्स हमको देता है वो, कि मैंने ऑर्डर किया, पैसे दिए मैंने कि मुझे
1 लाख व्यूज में इस वीडियो पे नहीं चाहिए, नहीं उतने मिल जाए नहीं नंबर्स। ऐसा नहीं होता। गूगल एडवर्ड या कोई भी सोशल मीडिया कंपनी, अगर आप उसमें स्पॉन्सर्ड, जैसे अगर आप फेसबुक पे करते हैं तो ऐड चलाते हैं तो इसमें स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है। क्योंकि इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि इस केस के बाद में एक बादशाह ने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर बनाया और सिंगर ने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है मुझे इसमें फंसाया गया है, एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गूगल एडवर्ड्स के माध्यम से मार्केटिंग करके ये व्यूज प्राप्त किए। इस प्रकार की बात उन्होंने कैमरे के सामने आके की, लेकिन एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने जो बातें की उसके बाद में मामला और पेचीदा हुआ था। बादशाह ने उन्होंने किस तरह से करा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो इस केस में विटनेस है। तो जो बड़े नाम होते हैं, बादशाह की बात हो या इस प्रकार का कोई भी बड़ा सिंगर, एक्टर, इन्फ्लुएंसर हो, बड़े-बड़े अकाउंट्स जो होते हैं इस प्रकार के, वो जो कर रहे होते हैं, क्या उनको पता नहीं होता है कि इसके पीछे क्या सिस्टम काम कर रहा है? सब पता होता है। हाँ, वो आप यहाँ पे इनोसेंट नहीं बन सकते। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं है, मैंने एक ड्रग्स ऐसे ही चीनी समझ के या नमक समझ के मैंने चख ली थी, ऐसा नहीं होता। सब पता होता है, सबको सब कुछ पता होता है। वो यहाँ पे इनोसेंट नहीं बन सकते, उनको सब पता होता है ये कैसे सिस्टम काम करता है। रही एडवर्ड के थ्रू व्यू बढ़ानी, गूगल एडवर्ड या यूट्यूब एडवर्ड, अगर आप उसको पैसा दे रहे हैं तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 लाख व्यू चाहिए। उसको आप अमाउंट देते हैं, उस अमाउंट में कितनी उसकी रीच जाएगी, उस रीच में अप्रोक्स कितने व्यू आ जाएंगे, ये केवल यूट्यूब बताता है। हो सकता है आपके 1000 का खर्चा करने पे आपको 1000 व्यू मिल जाए, हो सकता है आपको 500 व्यू आ जाए, हो सकता है आपको 2000 व्यू भी आ जाए। डिपेंड करता है वो जो एडवर्टाइजमेंट जो रन कर रहा है, जो स्किपेबल जो एड यूट्यूब के थ्रू चलते हैं, वो कहाँ पे देखे जा रहे हैं, कितने जनों ने देखे उस पे। यूट्यूब ये कभी नहीं कहता कि हम आपके 1 लाख रुपए में आपको 1 लाख व्यू दे देंगे, ऐसा कहीं पर भी उसमें नहीं होता। ये क्यूआर और जो बारकोड का फ्रॉड है, आम आदमी चूक कहाँ करता है? कैसे इसमें फँस जाता है? आम आदमी को पता ही नहीं होता ना, सामने क्योंकि क्यूआर कोड ये स्कैन मैंने किया, इस पेमेंट कर दिया बस। जी, ये मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कुछ दिन पहले क्योंकि अब लेकिन हाँ, इस पे कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है कि आज की तारीख में हर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी देख लीजिए आप, या मैंने आपको पहले भी बताया जैसे इसमें कि आप क्यूआर कोड आपका डायनेमिक होना चाहिए। हर बार क्यूआर कोड का पैटर्न, डिस्प्ले पैटर्न आपका चेंज हो जाना चाहिए। अगर डिस्प्ले पैटर्न, मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी चीज में अगर आपका डिस्प्ले पैटर्न चेंज हो गया तो काफी हद तक चीजें कंट्रोल आ जाती है, साइबर क्राइम होने से बच सकता है। क्योंकि आपने अगर किसी को पेमेंट लेने के लिए अगर आपने क्यूआर कोड किसी को दिया है और अगर उसने थोड़ी देर बाद अगर पेमेंट, उसने आधे घंटे 1 घंटे बाद अगर पेमेंट वो कर रहा है, तो क्यूआर कोड उसको वापस उसको मांगना पड़ेगा आपसे, क्योंकि वो पैटर्न चेंज हो गया है वहां पे। वो तो वहां पे काफी कुछ चीजें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कंट्रोल में आ जाते हैं। ये जो बारकोड स्कैम या इस प्रकार की जो फिशिंग वगैरह होती है, आपको लगता है क्या इसमें वही साइबर माइंडसेट काम करता है जो फेक व्यूज, फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स वाले में रहता है? देखो, फेक लाइक फेक व्यू का बार कोड से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं अगर उस मैंने माइंडसेट की बात हाँ, कर रहा हूँ, अगर साइबर मैंने माइंडसेट। आपको अगर कोई भी हैकिंग फील्ड से अगर कोई जुड़ा, उनको पता होगा कि आप किसी भी लिंक को एक बारकोड में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को टेक्स्ट को आप बारकोड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हो, चाहे वो किसी फोटोग्राफ का हो, या किसी वेबसाइट का एड्रेस हो, कुछ भी आप बारकोड से कन्वर्ट कर सकते हो। तो बारकोड में जैसे ही सामने वाला, आपने देखा होगा कहीं पर भी, आप होटल्स में भी जाते हैं, डिनर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप बारकोड स्कैन करते हैं, उसको होटल का मेन्यू सामने आ जाता है। तो बारकोड का उससे कोई लेना देना। लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में वो फिक्स चीज हो जाएगी, तो फिर मैं समझता हूँ वहां पे प्रॉब्लम है। पुनः आप पर आता हूँ, आपके केस पर आता हूँ। जब आपको पूछताछ के लिए बुलाया गया, सचिन वाजे वहाँ पर मौजूद थे, क्या पूछताछ हुई उसकी तो एक अलग विषय है, लेकिन कब आपको लगा कि मामला मेरे हाथ से निकल गया है, मैं बुरी तरीके से फँस गया हूँ इसमें? नहीं, मुझे जब बुलाया गया था तो एक, क्योंकि मैंने उस वक्त तक अपनी लाइफ में कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैंने 2004 में मेरा जब पासपोर्ट बना था, उस वक्त मैं जयपुर में था, उस वक्त मैंने थोड़ा पुलिस स्टेशन की शक्ल देखी थी। उसके पहले और उसके बाद मैंने कभी पुलिस स्टेशन की शक्ल नहीं देखी। तो एक आम मिडिल क्लास आदमी, जब पुलिस का समन आता है, मुझे तो पता भी नहीं था कि समन आने के बाद किसी एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए या किसी एडवोकेट को साथ लेके जाना चाहिए। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को बुलाया गया, मैं सीधा चला गया। एक नागरिक होने के नाते, एक अच्छे शहरी होने के नाते, कि भाई पुलिस ने बुलाया है, कहीं मेरा कहीं का कुछ नाम मिला है उनको, तो मुझे पूछताछ के लिए बुलाया, मुझे जाना है, और मैं चला गया। एक साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जब आप जेल गए, इस अनुभव ने आपको अंदर से कैसे बदला? क्योंकि जब आप फँस सकते तो आम आदमी क्या ही करेगा अगर इस प्रकार के मामले होते हैं? देखो, मैं फंस गया, मैं ये नहीं कहूँगा। ये देखो, पुलिस जांच में उनको कुछ मिला होगा, उन्होंने केस बनाया, सही है गलत है ये तो ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा।
बट सवाल ये यहाँ पे आता है कि इस केस में मुझे खुद को आज तक समझ में नहीं आया कि अगर ये काम करना गुनाह है, अगर जैसा कि चार्जशीट में बोला गया है कि ये काम करना, सोशल मीडिया की ये प्रैक्टिस गलत है, तो जिन्होंने काम करवाया उनका क्या? वो कोई इतना वो इनोसेंट नहीं है। उनके कहने से कोई भी सोशल मीडिया कंपनी काम करती है। कोई अपनी मर्जी से, अगर आप मुझे बोलेंगे कि मेरा 50,000 रुपये में या 50,000 का मेरा सोशल मीडिया का काम कर दीजिए, तो आपके मेल, आपके व्हाट्सअप, कुछ भी आप मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं उसके ऊपर आगे काम करूंगा। और रही इस काम को करने की मैंने कभी किसी वेबसाइट पे, न तो इसकी काम को करने की कोई वेबसाइट बनाई मैंने, न इस काम को करने का कभी मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट किया कि ये काम करना है तो आप मुझसे संपर्क करिए। नहीं, जिनको सोशल मीडिया का काम करवाना था वो मेरे क्लाइंट बने, उनके मैंने ऑर्डर लगाए, उनका सोशल मीडिया के काम के मैंने काम किया, और उस काम के अंदर मेरे को, जैसा कि पुलिस चार्जशीट में बोला गया है कि मैंने कुछ लोगों के लाइक फॉलोअर बढ़ाए और मेरे पे केस बना। नंबर्स क्या थे जो दावा किया गया है पुलिस की तरफ से, या जो बातें चार्जशीट में? चार्जशीट के हिसाब से मेरे को पुलिस ने जो प्रेस नोट उस वक्त चलाया था, उस वक्त बोला था कि मैंने 25,000 ऑर्डर लगा दिए। 25,000 ऑर्डर लगाने का मतलब हो गया कि पहले बात तो मैंने ऑर्डर लगाए ही नहीं, इतने क्या, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं लगाए थे। रही फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात, तो पेमेंट मैंने दिया, तो पेमेंट किसी भी चीज़ के लिए भी दे सकता हूँ मैं। पेमेंट में सोशल मीडिया का जेन्युइन काम कराने के लिए भी तो दे सकता हूँ मैं किसी को, ठीक है। लेकिन जाहिर है पुलिस ने कुछ सोच समझ के इस पे केस बनाया, वो तो विचाराधीन है कोर्ट के अंदर। सवाल ये है कि इस काम को करने के लिए, इस तरह के सोशल मीडिया को काम को करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस केस में बुलाई गई थी। वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया कंपनीज की वेबसाइट, जहाँ पे उनको बुलाया गया। उन वेबसाइट्स के ऊपर कोई एक्शन आज तक तो नहीं हुआ। मामला कोर्ट में है, आगे क्या होगा ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा। बट उस केस में कोई बड़ी कंपनी, कोई अरेस्ट नहीं हुई, बड़ी, मैं उस पर नहीं बोलूँगा, बट ये है कि कोई भी बड़ी कंपनी इसके अंदर कोई नहीं आई, बल्कि बड़ी कंपनी के अधिकारी इस केस में विटनेस बन गए। कैसे बने मुझे नहीं पता। डिजिटल मामलों में आपको लगता है क्या, बतौर एक साइबर एक्सपर्ट, हमारा कानून आज भी टेक्नोलॉजी में पीछे है? अगर मैं आपसे समझूं तो इस प्रकार के डिजिटल मामलों में हमारा कानून, डिजिटल, मैं पर्टिकुलर इस केस की बात नहीं कर रहा, डिजिटल मामलों में ओवरऑल। लेकिन अब पहले की बात अलग थी। अब आज की तारीख में कई साइबर एक्सपर्ट मार्केट में आ गए हैं, साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ गए हैं, प्लस जो कई वकील हैं, कई एडवोकेट ऐसे हैं जो साइबर की अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। अब ये धीरे धीरे साइबर के ऊपर गवर्नमेंट की भी काफ़ी कुछ अच्छी पकड़ हो गई। अब इसके अंदर साइबर एक्सपर्ट गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी हैं अभी। जो 10 साल पहले, 5-10 साल पहले जो सिचुएशन थी वो आज नहीं है। आज साइबर में क्राइम करना, और अगर आप चाहोगे कि आप बच के निकल जाओगे, तो इतना आसान नहीं है आज की तारीख में। उस पर काफ़ी कंट्रोल आ गया है मेरा हिसाब से। बट ये है कि सोशल मीडिया पे कंट्रोल होना जरूरी है, मेरा अपनी व्यक्तिगत राय है। अच्छा, हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब मैं भी कोई पोस्ट डालता हूँ या आप भी कोई पोस्ट डालते हैं, तो एक बूस्ट का ऑप्शन आता है कि आप इसको बूस्ट करना चाहते हैं। वो कैसे काम करता है, क्या सिस्टम उसका होता है? देखिए, बूस्ट का ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे, स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन आता है फेसबुक पे, और एडवर्ड के थ्रू जो आप करते हैं उसमें भी स्पॉन्सर नीचे लिखा हुआ आता है, वो आता है यूट्यूब एडवर्ड के थ्रू। जब हम बूस्ट करते हैं तो उसमें कहीं पर भी ये लिखा नहीं होता कि आपने 1000 रुपीज़ का अगर बूस्ट किया है तो इस पर इतने व्यू या इतने लाइक आ जाएंगे। बस वो बूस्ट करने पे वो आपकी ऐड को या आपके बनाए हुए पोस्ट को वो पब्लिक तक पहुंचाते हैं, बट पहुंचाने से इतने व्यू और लाइक्स वगैरह नहीं आते। तो इसके लिए एक जरिया होता है थर्ड पार्टी वेबसाइट से। लेकिन सवाल यहाँ पे होता है कि थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो लाइक व्यूज आ रहे हैं वो आ तो इसी प्लेटफॉर्म पे रहे ना। आज इंस्टाग्राम पे सपोज आपके अकाउंट पे 1 लाख व्यू अगर आ गए, तो 1 लाख व्यू आए किसके प्लेटफॉर्म पे? इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म पे, आपके अकाउंट पे आए हैं। तो इनडायरेक्ट में उसका एल्गोरिदम भी तो पैसा कमा रहा है, अपनी ट्रैफिक पब्लिक को दिखा रहा है ना। तो आप मॉनिटरिंग बेनिफिट तो बड़ी कंपनी सबसे ज्यादा उठा रही है इसमें। जैसा कि हम देखते हैं, हम फिल्मों में देखते हैं कि सेंसर होता है, कोई भी चीज़ का, भाई तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, काट छाट होती है। आपको नहीं लगता है कि अब हालांकि इस दिशा में सरकार जरूर आगे बढ़ रही है, लेकिन इसकी आवश्यकता है और ये बहुत जरूरी है, सेंसर होना चाहिए, कैची चलनी चाहिए, डिजिटल कंटेंट पर भी चलनी चाहिए। डिजिटल कंटेंट में मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले मैं बिल्कुल नाम लेके बताऊंगा, मैंने इस पे गूगल को रिपोर्ट भी किया उस एड को।
श्रीमान मुकेश अंबानी जी के वीडियो यूज़ करके कि हम 25,000 में या XYZ अमाउंट में आपका अमाउंट इतने गुना बढ़ा देंगे। अब अंबानी जी को कहाँ फुर्सत पड़ी इस तरह के ऐड बनाने की। वो ऐड बना, जिस भी कंपनी ने बनाया वो ऐड बना है और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे एडवर्ड में रन हो रहा है वो। यानी कि जिसने भी ऐड चलाया उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चलाया, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता नहीं चल रहा कि ऐड किस चीज़ का चल रहा है। वो आज बेसर पैर के किसी भी किस्म के रिश्तों में मर्यादा खोने वाली वीडियो आज की तारीख में सोशल मीडिया पे चल रहे हैं और आराम से पब्लिक देख रही है। उस पर जो वीडियो नहीं चलने चाहिए वो वीडियो भी आज की तारीख में ओपनली देखे जा रहे हैं। आप बनाइए, वीडियो डाल दीजिए। क्या मैं आपके सैटेलाइट चैनल के ऊपर कोई वीडियो बना के दूं, आप चला देंगे? आप ऐड चलाने के पहले, ऐड रन करने के पहले उस ऐड को देखेंगे कि किस तरह का ऐड बना हुआ है। आप इन प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी किस्म का ऐड चला दीजिए, ऐड चल जाएगा, आपका ऐड रन हो जाएगा। और जब आप ऐड को कोई रिपोर्ट करेगा, ऐड देखने के बाद अगर मान लो किसी को गलत लगेगा, उस ऐड को रिपोर्ट करेगा। ऐड हो सकता है वो 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो ऐड बंद भी कर देगी कंपनी, लेकिन जब तक वो ऐड चला है उसका मॉनिटरिंग बेनिफिट किसको हुआ? बताइए आप, किसने पैसा कमाया उस ऐड से? अगर फेसबुक पे किसी कंपनी का गलत ऐड चल गया है, हमने अक्सर देखा है कि फेसबुक के ऊपर ऐड चलते हैं, घड़ी बेच रहे हैं, अच्छी अच्छी ब्रांडेड घड़ियों के ऐड आते हैं कि 500 रुपीज़ में घड़ी ले लीजिए। पब्लिक कई ऐसी इनोसेंट होती है, उस ऑर्डर को फेसबुक पे ऐड चल रहा है, ऐड को देख के घर पे मंगा देती है, पता चलता है घर पे 5 रुपए की कोई खिलौने वाली घड़ी पहुंचती है। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि क्या सैटेलाइट चैनल पे इस तरह के ऐड चल सकते हैं क्या? असंभव है, क्योंकि सैटेलाइट चैनल पे इस तरह के ऐड चलाने के पहले सैटेलाइट कंपनीज देखती है कि ऐड किस कंपनी का है, किस एडवर्टाइजिंग एजेंसी के थ्रू आया। आप इन बड़ी कंपनी सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म पे तो आप ऐड डाल दीजिए, पैसा दीजिए, कुछ भी चला देंगे ये लोग। और जब आप रिपोर्ट करोगे, हो सकता है उस रिपोर्ट के बेस पे आपका 1 दिन बाद, 4 दिन बाद ऐड को वो हटा भी देंगे, ब्लॉक भी कर देंगे, लेकिन जब तक जो पैसा कमा लिया उसका हिसाब कौन देगा? आज मेटा, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने उस गलत ऐड चलाने का पैसा तो कमा ही लिया ना। तो वो इस शब्द को ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम के हिसाब से हम इनको पकड़ नहीं पा रहे? सर, चार्जशीट और मीडिया रिपोर्ट्स को जब हम देखते हैं, बैक टू योर केस, तो हमें पता चलता है कि आपने उस दूसरे नंबर के आरोपी को कुछ पेमेंट्स किए, जिनकी संख्या हजारों में, जैसे अभी हमारी चर्चा हुई, क्योंकि वो एंगल सामने आने के बाद ही आपके ऊपर केस बना, ट्रायल शुरू हुआ, आप जेल गए, तमाम। ट्रायल अभी उसके ऊपर चालू नहीं हुआ है। हाँ। उस केस पे अभी ट्रायल चालू नहीं हुआ है, वो अभी विचाराधीन है। ठीक है, आप गिरफ्तार हुए, केस बना, ये उसी की वेबसाइट पर या उसके पेमेंट में आपके ट्रांजैक्शंस दिखाई? नहीं, उसकी वेबसाइट पे मैंने कोई आईडी नहीं बना रखा। तो ये संभव कैसे हुआ, मैं जानना चाहूंगा। आपने पेमेंट किसी दूसरी कंपनी को किया, और जो ट्रांजैक्शंस उसके अकाउंट में दिखने लगे, ये कैसे सिस्टम काम किया, इसमें कैसे फंसे आप? पुलिस का बोलना है, चार्जशीट के हिसाब से मैंने किसी XYZ वेबसाइट पे पेमेंट किया और वो पेमेंट चला गया सेकंड नंबर आरोपी के उसमें। तब सवाल मैंने उस वक्त कैसे गया, वही मैं जानना चाहूँ, गया कैसे? वो गया कैसे, क्योंकि चार्जशीट में भी है कि एक मोबाइल नंबर पे आप यहाँ बैठे हैं इस पॉडकास्ट में, आप मुझे पेमेंट कर रहे हैं और ये पैसा हमारे कैमरामैन को जा रहा है और आपको नहीं पता ये कैमरामैन को पैसा जा रहा है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है। कैसे? बिकॉज ऑफ कि आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं और नहीं, देखो, उसका साइबर एक्सपर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं। उसका प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हम कई बार बैंकिंग के ऊपर RBI की गाइडलाइन के हिसाब से जो बैंक चल रही है, कोई भी बैंक हो, कोई पेटीएम हो, चाहे फ़ोन पे हो, चाहे भारत पे हो, वो RBI की गाइडलाइन पे चलती है, हम उस पर भरोसा करते हैं। जब QR कोड सामने आता है तो हम बिना पूछे पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, डिस्प्ले नेम के अंदर इवन चार्जशीट में भी आपने, अगर आप मेरे एडवोकेट से आप बात करेंगे, अरविंद सिंह जी हैं मेरे इस केस के एडवोकेट, उनसे भी आप बात करेंगे तो वो भी बताएंगे कि चार्जशीट में एक ही मोबाइल नंबर पे, सिंगल मोबाइल नंबर पे जिस पे KYC हो रखा है, उस पर डिस्प्ले नेम 2-3 बार चेंज हुआ है। तो सवाल ये आता है कि KYC जब एक नाम से हो चुका है, किसकी भूमिका इसमें संदिग्ध लगती है आपको? इसमें भूमिका संदिग्ध की बात नहीं, वो टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो गया और वो टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल के अंदर वो टेक्नोलॉजी देनी ही नहीं चाहिए थी। आज आप किसी भी रेपुटेड बैंक के अंदर अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं और अगर आप उस अकाउंट पे अपना बिजनेस QR कोड अगर आप ले लेते हैं, तो QR कोड या उस बिजनेस नेम को चेंज कराने के लिए आपको आपके जो भी आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको देने होते हैं, आपको गुमास्ता लाइसेंस देना होता है, आपको इनकम टैक्स लाइसेंस देना होता है, आपको CA का आपको सर्टिफिकेट लगता है, तब कहीं जाके कंपनी का नाम बैंक अकाउंट में चेंज होता है। लेकिन 3 साल पहले QR कोड पे डिस्प्ले नेम चेंज करने की सुविधा थी। इवन आप चार्जशीट में भी देखेंगे तो चार्जशीट में भी यही लिखा हुआ है कि एक ही मोबाइल नंबर पे
2-3 बार क्यूआर कोड पे डिस्प्ले नेम चेंज हुए हैं, और जो डिस्प्ले नेम चेंज है उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है आपसे बातचीत के दौरान, ये जो फेक न्यूज, फेक व्यूज, फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक, फेक व्यूज का जो मामला है, ये हमारी सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, हमारी असली जिंदगी को भी प्रभावित करते बिल्कुल, हैं। असली जिंदगी तो आपको प्रभावित करता है, और ये क्योंकि आप गलत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पे इमोशंस में नहीं है, सवाल यहाँ पे इन बड़ी कंपनीज पे उठता है कि ये बड़ी कंपनीज, यही चीज मैंने ऑनरेबल कोर्ट से हमारे एडवोकेट के थ्रू हमने पूछा। एडवोकेट अरविंद सिंह जी ने 1 साल पहले ऑनरेबल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी इसमें फर्दर जांच के लिए। उन्होंने एप्लीकेशन ये लगाई थी कि इस पूरी चार्जशीट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या मेटा, इस बड़ी कंपनियों का स्टेटमेंट चार्जशीट में नहीं है। आज आपको एक सवाल अगर सिस्टम से पूछने का अवसर प्राप्त हो, बतौर एक साइबर एक्सपर्ट, बतौर एक भारतीय नागरिक, क्या पूछेंगे आप? मैं यही पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर मैंने एक अकाउंट बना दिया है मेरे नाम से, तो मैं दूसरा अकाउंट न बना पाऊँ। बस सिंपल सा है कि अगर मैंने अपने एक आईडी से अपना आधार कार्ड या अपना जो भी मेरी भारत के नागरिकता जो मुझे मिली हुई है पासपोर्ट से या आईडी से, अगर मैंने एक आईडी जनरेट कर दिया है सोशल मीडिया पे, तो मैं दूसरा आईडी जनरेट ना कर पाऊँ। अगर दूसरा आईडी जनरेट कर पा रहा हूँ तो उसमें भी मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। देखिए, बड़ी चीज़ ये है कि परमेंद्र शर्मा की कहानी जो आपने समझी, उनके माध्यम से जो तमाम चीज़ें आपने जानी, वो हमें बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि आने वाले समय में अगर ये सिस्टम नहीं सुधरा, तो परमेंद्र शर्मा के बाद अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये डिजिटल इंडिया में किस प्रकार से सेंधमारी हो रही है, इसकी बात भी बहुत ज़रूरी है। ये इस पॉडकास्ट का सार है। नमस्कार।